हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन दोस्तों, जो कि दृष्टि आईएएस की तरफ से ये बुक बनाया गया है दोस्तों। ये सामान्य विज्ञान का है और ये तृतीय संस्करण का है। इस बुक की खास बात ये है दोस्तों कि ये क्लास 6 से लेके 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके दोस्तों उसका अध्यावार वास्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह किया गया है दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है वो तमाम तरीके के जो एग्जाम में आ रहे हैं दोस्तों, उसी के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने दोस्तों क्लास 6 का 1 से लेकर 10 तक देख लिया था दोस्तों अध्याय। और अब जो है 11 से लेकर 16 तक के अध्याय को देखेंगे दोस्तों। जैसे 11वां अध्याय है दोस्तों प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ। 13वां है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, जल, हमारे चारों ओर वायु, कचरा संग्रहण एवं निपटान। इन तमाम चैप्टर को आज की क्लास में देखने वाले हैं दोस्तों। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन श्रृंखला है दोस्तों, जो फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का दोस्तों चैप्टर नंबर 11 है दोस्तों प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। इससे संबंधित जितनी भी एनसीईआरटी की क्वेश्चन बनती है दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवर्तन, परावर्तन और विवर्तन। तो दर्पणों में प्रतिबिंब के बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना आवश्यक है। यानी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, उसमें कौन सी घटना मेन रूप से होती है, तो परावर्तन की घटना होती है। ये अपवर्तन का उदाहरण इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। पानी का बाल्टी है, उसमें अगर कोई छड़ डाल देते हैं दोस्तों, तो वो हमें हल्का तिरछी दिखाई देती है, वो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है दोस्तों। और जो दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन का उदाहरण है। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण में प्रतिबिंब का बनना प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अपवर्तन तथा विवर्तन इसके लिए आवश्यक नहीं है। यानी दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, वो प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब वस्तु पर प्रकाश पड़े, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए। बिल्कुल सही है दोस्तों। जब प्रकाश वस्तु पर पड़ेगा और रिफ्लेक्ट होकर आंखों पर की तरफ आएगा दोस्तों, तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है वस्तुओं को देख पाता है। इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। यानी कौन सा कथन गलत है दोस्तों, देखना है। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु का छाया नहीं बनती, ये गलत है दोस्तों। अपारदर्शी पदार्थ मतलब वैसी वस्तु दोस्तों जिससे होकर प्रकाश पार नहीं कर पाए। जैसे अगर कोई पत्थर है दोस्तों, तो इस पत्थर पर अगर प्रकाश पड़ेगी तो इसका जो है प्रतिबिंब यानी छाया बनेगा दोस्तों। यहाँ कह रहा है नहीं बनेगा, इसलिए ये कथन गलत है दोस्तों। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि दर्पण के परावर्तन से ही हमें स्पष्ट प्रतिबिंब मिलता है। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है, बिल्कुल सही है दोस्तों कि एक होता है पारदर्शी दोस्तों, दूसरा अपारदर्शी और तीसरा पारभासी। तो पारदर्शी में क्या होता है दोस्तों कि प्रकाश को अपने से पार होके जाने देती है कोई भी वस्तु दोस्तों। पारभासी में क्या होता है, अपने से हल्का मात्रा ही प्रकाश की जाने देती है। इसका उदाहरण घिसा हुआ कांच हो गया दोस्तों, या तेल लगा हुआ कागज जो है पारभासी वस्तु का उदाहरण है। तो इससे होकर जो है वो प्रकाश को जाने देती है, तो कुछ ही भाग को प्रकाश के जाने देती है। नेक्स्ट है प्रतिबिंब छायाओं में से अत्यधिक भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया बनती है, और अन्य कथन सही है दोस्तों। चैप्टर नंबर 12 देखते हैं दोस्तों, विद्युत तथा परिपथ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। विद्युत सेल उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से विद्युत उत्पन्न करता है। तो विद्युत सेल जो है उसमें संचित रासायनिक पदार्थ होता है दोस्तों, उसी से विद्युत उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। विद्युत सेल में एक सिरा धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होता है, ये भी सही है दोस्तों। विद्युत स्विच का उपयोग विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि विद्युत स्विच का जो उपयोग होता है वो धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने में ही किया जाता है। इसलिए इसका कथन तीनों सही है दोस्तों। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। विद्युत सेल में विद्युत उसमें संचित रासायनिक पदार्थों के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों।
इस सेल का एक सिरा धनात्मक जबकि दूसरा सिरा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। स्विच एक सरल युक्ति है दोस्तों, जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए पथ को तोड़ने अथवा जोड़ने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। थर्मोकोल, वायु, मानव शरीर और एल्युमिनियम की पत्ती, तो इनमें से किससे होकर जो है विद्युत चालक का उदाहरण है, यानी किससे होकर जो है विद्युत प्रवाहित होती है। तो मानव शरीर से भी जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी दोस्तों, और एल्युमिनियम की पत्ती से भी जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी विद्युत चालक है। तो मानव शरीर और एल्युमिनियम विद्युत चालक है दोस्तों, जबकि वायु और थर्मोकोल जो है विद्युत चालक नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक, तथा जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। यानी जिससे होकर धारा प्रवाहित हो रही है दोस्तों वो विद्युत चालक, और जिससे होकर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है वो विद्युत रोधक हो गया। थर्मोकोल और वायु जो है विद्युत रोधक है दोस्तों, जबकि एल्युमिनियम की पत्ती विद्युत चालक है। मानव शरीर भी बहुत अच्छा विद्युत चालक होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक से संबंधित कथन है दोस्तों। तो जो पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह होने देता है वे विद्युत चालक कहलाता है। तो यहाँ तक सही है दोस्तों। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह मंद कर देता है विद्युत रोधक कहलाता है। ऐसा नहीं कह सकते दोस्तों, मंद नहीं, पूरी तरीके से बंद कर देता है विद्युत धारा की प्रवाह, उसी को ही विद्युत रोधक कहते हैं। तो ये कथन गलत है दोस्तों। नेक्स्ट कथन है जिस पदार्थ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत चालक कहते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों। और जिस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत रोधक कहते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे विद्युत चालक कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत रोधक कहते हैं। तो ये कथन गलत है, इसलिए आंसर इसका सिर्फ बी होगा। चलिए दोस्तों इसका व्याख्या देख लेते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं, और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती उसे ही विद्युत रोधक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत बल्ब में होता है, तो विद्युत बल्ब में क्या होता है दोस्तों, तो फिलामेंट होता है, सॉकेट होता है, स्विच होता है, डाइंग पिन होता है। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है दोस्तों, जो कि टंगस्टन का बना होता है। तो विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है दोस्तों। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह फिलामेंट ही दीप्त हो जाता है, यानी जलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। कि बंद परिपथ क्या है दोस्तों, जैसे एक ये बल्ब है दोस्तों, ये बल्ब को इस तरीके से कनेक्ट करके बीच में बैटरी लगा दिया जाता है दोस्तों, फिर एक स्विच दे दिया जाता है, और इस तरीके से ये पूरा फिर पुनः जो है ये बल्ब में ही जाकर जुड़ जाता है। तो इसे ही बंद परिपथ कहते हैं। तो बंद परिपथ विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होता है दोस्तों। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इस तरीके से विद्युत धारा एक टर्मिनल से स्टार्ट होकर दूसरे टर्मिनल तक पहुंचता है। स्विच एक जटिल युक्ति है। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक किया जा सकता है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। कि स्विच जो है एक साधारण युक्ति है और विद्युत धारा के प्रवाह को कम या अधिक नहीं किया जा सकता दोस्तों। या तो बंद किया जा सकता है या खोल यानी ओपन किया जा सकता है। नेक्स्ट अध्याय दोस्तों चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो इससे संबंधित चैप्टर देखते हैं दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बनता है। चुंबकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है और ऐसे ही पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों कि जिसमें चुंबकीय गुण होता है दोस्तों उसे ही चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। गलत है दोस्तों कि दो चुंबकों के समान ध्रुव जो है एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी प्रतिकर्षित, एक दूसरे से दूर जाते हैं दोस्तों। जबकि ध्रुवों में परस्पर जो है, जबकि वो समान ध्रुव जो है एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये कथन गलत है दोस्तों, और ये दोनों सही है। चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है जिसमें लोहा उपस्थित होता है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसी कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे चुंबक को ही चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो चुंबक से
आकर्षित नहीं होते हैं उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो जिससे चुंबक चुंबक जिसको जो है ना जो आकर्षित करता है उसे दोस्तों चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या हो गया दोस्तों, तो निकेल, कोबाल्ट, लोहा हो गया दोस्तों। और अचुंबकीय पदार्थ यानी वैसा पदार्थ जो है ना चुंबक आकर्षित नहीं करता है उसे ही अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। कितने होते हैं? दो ध्रुव होते हैं दोस्तों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को लटका दिया जाए तो हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में रहता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों कि चुंबक में क्या होता है दोस्तों कि अगर असमान ध्रुव रहेगा यानी धनात्मक और ऋणात्मक रहेगा यानी तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, एक दूसरे को आकर्षित करेगा, जबकि समान ध्रुवों में क्या होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी दूरी पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो पहला क्या है दोस्तों, चुंबकीय। तो चुंबकीय क्या होता है दोस्तों, तो चुंबकीय इसमें हम लोगों ने पहले देखा था दोस्तों, लोहा हो गया, निकेल हो गया और कोबाल्ट, ये क्या है दोस्तों, चुंबकीय है। मैग्नस, तो मैग्नस एक व्यक्ति है दोस्तों जिसका संबंध यूनान से है दोस्तों। और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट जो है क्या दोस्तों, प्राकृतिक चुंबक है दोस्तों। और अचुंबकीय पदार्थ के रूप में क्या है, मिट्टी है जिसमें चुंबकीय गुण नहीं होता है। तो इसका देख सकते हैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन, आगे देखते हैं। चुंबकीय यानी कोबाल्ट जो है चुंबकीय पदार्थ है दोस्तों। मैग्नस यूनान से संबंधित है। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है दोस्तों। और अचुंबकीय पदार्थ में मिट्टी आ जाता है। माना जाता है कि प्राचीन यूनान में मैग्नस नामक एक गडेरिया के द्वारा प्राकृतिक चुंबक की खोज की गई थी। संभवतः मैग्नस के नाम पर ही प्राकृतिक चुंबक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया है। तो यह मैग्नस का संबंध कहाँ से है दोस्तों, तो यूनान से, जो कि गडेरिये थे यानी भेड़ जो चराने वाले हैं उसे उन्हें ही गडेरिया कहा जाता है। तो मैग्नस यूनान से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी दो ध्रुव होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर चुंबक को गर्म करेंगे तो उस स्थिति में चुंबक अपना चुंबकीय गुण खो देता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, नॉर्थ और साउथ ही डायरेक्शन में रुकता है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। गलत है दोस्तों, चुंबक जो है कृत्रिम चुंबक बहुत से आकार के बनाए जा सकते हैं। इससे संबंधित व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव उत्तर और दक्षिणी होते हैं। चुंबक को गर्म करने या उस पर चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर उसके चुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटका देते हैं दोस्तों तो उस स्थिति में उसका एक सिरा उत्तर की ओर तथा दूसरा सिरा दक्षिण की ओर आकर रुक जाता है दोस्तों। और इसी क्रम को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं दोस्तों। कृत्रिम चुंबक को विभिन्न आकार में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट अध्याय देखते हैं दोस्तों, अध्याय नंबर 14 जल। इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाष्पन, वाष्पोत्सर्जन और संघनन। तो इससे संबंधित कथन देख लेते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है कि निम्न में से किस कारण से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है। तो जल जैसे कोई गिलास है दोस्तों, तो इस गिलास के बाहरी आवरण पर जो है छोटी छोटी जल की जो बूंदें आ जाती है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है किसके वजह से होता है, तो संघनन की प्रक्रिया के द्वारा होता है दोस्तों। जबकि वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है दोस्तों कि ये वायु में जो है जाकर उड़ जाती है इसके भाप को। जबकि संघनन में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो है छोटे जल की जो छोटी बूंदें हैं दोस्तों वो गिलास के बाहरी आवरण में चिपक जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। जलवाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो संघनन क्या है दोस्तों कि जलवाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तित यानी जल का जो वाष्प होता है वो द्रव अवस्था में जो परिवर्तित हो जाता है उस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी बूंदें संघनन यानी कंडेंसन के कारण एकत्रित होती है।
वायु में जल वाष्प उपस्थित होता है दोस्तों। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडा होकर संघनित हो जाता है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती है। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों से जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। जल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी जल चक्र के बारे में देखना है दोस्तों। तो वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। वाष्पन के द्वारा तो जल जो है वायु में प्रवेश करता है दोस्तों, लेकिन संघनन प्रक्रम के द्वारा जो है जल वायु में प्रवेश नहीं करता है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः प्राप्त लाने में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो नहीं दोस्तों, जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस प्राप्त करने के लिए संघनन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है दोस्तों, ना कि वाष्पोत्सर्जन की। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में वायु में जल जाता है दोस्तों, जबकि जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर लाने में संघनन सहायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वायु में प्रविष्ट जल से बादल बनते हैं और वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में जल पुनः धरती पर वापस आ जाते हैं। तो बिल्कुल सही है कथन दोस्तों, इसलिए इसका कथन नंबर 3 सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। क्योंकि वायु में जल वाष्पन तथा वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रमों द्वारा प्रवेश करता है, प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, जबकि वाष्पोत्सर्जन से जल वायु में जाता है। वायु में प्रविष्ट जल वाष्प के रूप में होता है दोस्तों, जिससे बादल बनते हैं और यह जल वर्षा, ओले तथा हिम के रूप में पुनः जो है पृथ्वी पर प्राप्त होते हैं, यानी वापस आते हैं दोस्तों। अंतिम चरण में जल नदियों व झरनों से होता हुआ पुनः महासागरों में आ जाता है दोस्तों। इस प्रकार जल चक्र पूर्ण होता है और इसलिए पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान ही बनी रहती है दोस्तों, कभी भी घटती नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। समुद्री और महासागरों के जल में बहुत से लवण घुले होते हैं, जिससे जल खारा होता है तथा पीने योग्य नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन सत्य दोस्तों, कथन 1 और कथन 2। लेकिन यहाँ कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। वर्षा के जल को एकत्र करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है दोस्तों। समुद्रों और महासागरों में लवण की उपस्थिति के कारण जल खारा होता है, इसलिए यह पीने योग्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर क्या है दोस्तों? कि राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता कौन है दोस्तों? ये एनसीईआरटी क्लास 6 में दिया हुआ है दोस्तों। कभी कदार इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है, तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है दोस्तों। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता कौन है दोस्तों? तो एस.टी. कोलरिज जो है वो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर कविता के रचयिता हैं। एस.टी. कोलरिज द्वारा 1798 ईस्वी में लिखी गई कविता राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, इस कविता में कवि ने महासागर में भटके किसी जहाज के नाविकों की करुण गाथा का उल्लेख किया है दोस्तों। इस स्थिति में इस कविता की एक पंक्ति है दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हर जगह जल ही जल है, लेकिन पीने के लिए कोई बूंद ही नहीं है। ये कथन जो है इस कविता में इन्होंने उल्लेख किया है, एस.टी. कोलरिज ने। नेक्स्ट अध्याय है दोस्तों हमारे चारों ओर वायु। तो इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलाकर वायु 99% होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि ऑक्सीजन लगभग 20% होता है दोस्तों और नाइट्रोजन लगभग 78% होता है। से 1% भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प तथा धूल के कण होते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है, इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसें होती है। इस मिश्रण में लगभग 99% भाग ऑक्सीजन
20.95% और नाइट्रोजन 78.09% से बनता है। यानी जल के वायु के जो मिश्रण में लगभग 99% में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की ही भागीदारी है दोस्तों, जबकि 1% में आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। और इसके अलावा कुछ अन्य गैस, जलवाष्प और धूलकण भी होते हैं दोस्तों। इस मिश्रण से बनी वायु की जो परत पृथ्वी को घेरती है दोस्तों, उसे ही वायुमंडल कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि गतिशील वायु को ही पवन कहते हैं। वायु स्थान नहीं घेरती, ये गलत है दोस्तों। वायु स्थान घेरती है दोस्तों। अगर गुब्बारे को फुलाया जाए तो उस स्थिति में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि गुब्बारे में जो है ये स्थान घेर रहा है वायु। वायु की वह परत जो पृथ्वी की को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इसलिए 1 और 2 जो है बिल्कुल सही है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं, ये गलत है दोस्तों। वायु प्रत्येक स्थान पर तो मिलती है परंतु इसे हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए इसका कथन 1 और 3 सही है। तो कह रहा कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, तो कथन नंबर जो है 2 और 4 जो है सत्य नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों। कथन और कारण दिया हुआ है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में। जलीय प्राणी शोषण के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है, तो ये भी सही है दोस्तों। लेकिन यहाँ जलीय प्राणी के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ वायु के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए ए और आर दोनों कथन सही है दोस्तों। जबकि इसका नंबर बी हो जाएगा दोस्तों कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि उसमें जलीय जंतु के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों और इसमें वायु के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक के जलने में सहायक होता है? यानी वायु घटक के जलने में कौन सहायक होता है दोस्तों, तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन जो है वायु घटक के जलने में सहायक होता है। इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन में ही संभव है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जो है जलने की क्रिया संभव हो सकती है दोस्तों। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य है। पादप एवं जंतु शोषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अध्याय है दोस्तों, अध्याय नंबर 16, कचरा संग्रहण एवं निपटान। इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लाल केचुए के दांत नहीं होते, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। ये भोजन के गेजार्ड की सहायता से पीसते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। और दूसरा नंबर है अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केचुए की सहायता करता है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों इसका। इसलिए इसका कथन कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। केचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछा जाता है किसे किसानों का मित्र कहा जाता है दोस्तों, तो केचुए को जो है किसानों का मित्र कहा जाता है। लाल केचुए की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केचुए के दांत नहीं होते दोस्तों, इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन के पीसने में इनकी सहायता करता है दोस्तों। अंडे की छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर यह भोजन को पीसने में जो है केचुए की सहायता करता है। आगे देखते हैं दोस्तों। लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडी वातावरण में जीवित नहीं रह सकते दोस्तों, इन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण से उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। कंपोस्टिंग द्वारा प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों कि प्लास्टिक को जो है कंपोस्टिंग के द्वारा जो है कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सभी प्रकार की प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसलिए इसका कथन चारों सही है।
कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा इससे उपयोगी चीजें बनाई जा सकती है। प्लास्टिक की कंपोस्टिंग नहीं की जा सकती, जबकि पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को कंपोस्टिंग की जा सकती है दोस्तों। प्लास्टिक को गर्म करने या जलाने पर हानिकारक गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग में के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं, यानी प्लास्टिक के दुरुपयोग से कौन कौन से दुष्परिणाम होते हैं दोस्तों। तो खाद्य पदार्थों को का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। पशुओं की मृत्यु का कारण, ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि पशु जो है वो चारा की लालच में दोस्तों पॉलीथीन को भी खा जाते हैं। शहरों में जल भराव एवं बाढ़ का आना, ये भी सही है दोस्तों, कि पॉलीथीन वगैरह जो है वो जल निकासी स्थान यानी नल नाले में जो है वो जमा हो जाती है दोस्तों। उस स्थिति में क्या हो जाता है, जल जो है भर जाती है शहरों में दोस्तों। इसलिए इसका कथन तीनों सत्य है दोस्तों। इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। प्लास्टिक की थैलियों में पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। क्यों दोस्तों, तो गंदगी के कारण। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानव कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न करती है। प्लास्टिक थैलियों में पैक कूड़े को जानवर भोजन की लालच में थैली सहित निगल जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है दोस्तों। प्लास्टिक की थैलियों से शहर के नाले व सीवर बंद हो जाते हैं, जो शहरों में बाढ़ एवं जल भराव का एक महत्वपूर्ण कारक बनता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। ये दोस्तों इसी पैटर्न पर जो है आजकल जितने भी एग्जाम हैं दोस्तों, उसी पर कथन और कारण के रूप में जो है क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, और इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि इसे पूरी तरीके से आप लोग एक बार रीड कर लें, देख लें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।